नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम CS मयंक आचार्य है और मैं अंक प्रोफेशनल एकेडमी का फाउंडर एवं डायरेक्टर हूं। दोस्तों, आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। तो मैं पढ़ाई की शुरुआत से पहले आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। पिछले 2 सालों का जो समय था वो हम सभी के लिए कठिनाइयों एवं संघर्ष से भरा हुआ था। कई लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है, कई लोगों ने अपने जमे जमाए बिजनेस को खोया है, देश ने अपनी आर्थिक गति को खोया है, तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स ने अपने पढ़ाई के प्रति गंभीरता को खोया है। लेकिन वो एक बुरा वक्त था और बुरे वक्त की खासियत ही यही होती है कि बुरा वक्त टल जाता है। लेकिन अब इस साल इस सेशन में हमें 12th की पढ़ाई के लिए बहुत ही उत्साह, उमंग, नए सपनों के साथ आगे बढ़ना है और इस साल बहुत मेहनत करके हमें बहुत अच्छा स्कोर करके हमारे पेरेंट्स को दिखाना है। दोस्तों, शायद ये आपके पास आखिरी मौका है स्कूलिंग का, जब आप अपने रिजल्ट्स के जरिए अपने पेरेंट्स को एक खुशी और गर्व का पल दे सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए आज से बेहतर कोई दिन नहीं होता। मैंने कहीं एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि जिसने बोला कल उसका दिन गया टल, जिसने बोला परसों उसके बीत गए बरसों, और जिसने बोला आज उसी ने किया राज। तो दोस्तों, आज ही अंक प्रोफेशनल एकेडमी के साथ जुड़िए और अपने कॉमर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए और एक अच्छे स्कोर की तरफ आगे बढ़िए। हमारा इंस्टीट्यूट एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंदौर में जो CSCS प्रोफेशनल की टीम द्वारा सिर्फ 11th और 12th क्लास में डील कर रहा है। और पिछले कई सालों से हम लगातार इंदौर में सबसे बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करना चाहूं 12th के अकाउंटेंसी की, तो दोस्तों, जिस तरीके से एक खूबसूरत मकान की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी नींव, वैसे ही एक 12th के खूबसूरत रिजल्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके अकाउंटेंसी के बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स अकाउंटेंसी की नींव। और दोस्तों, अंक प्रोफेशनल एकेडमी इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी 12th क्लास के बच्चों के लिए 20 दिन की बेसिक अकाउंटिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चालू करने जा रहा है, जिसमें जो भी बच्चे चाहें वो बेसिक अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 12th क्लास की शुरुआत के लिए बहुत आवश्यक है। अब दोस्तों, मैं 12th क्लास के सिलेबस की अगर बात करूं तो इस साल हमें टोटल 3 मॉड्यूल हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। पिछले साल 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को बहुत डिटेल में पढ़ा था, लाइक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये सारे ही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हमने बहुत डिटेल में बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में पढ़े थे। और इन्हीं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में से 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, दैट इज पार्टनरशिप एंड कंपनी की अकाउंटिंग करना हमें इस साल 12th क्लास के सिलेबस में सिखाया जा रहा है। यहां पर हमारे तीनों मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो सबसे पहला मॉड्यूल है दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को हम पहले थ्योरी में, बिजनेस स्टडीज में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इस साल हम अकाउंटिंग में पार्टनरशिप की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी, किस तरीके से एक पार्टनरशिप की शुरुआत होती है, किस तरीके से कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, किस तरीके से पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है, किस तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व या बंद किया जाएगा, इन सारी चीजों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम 12th क्लास के सिलेबस में पढ़ने जा रहे हैं। वहीं हमारा जो सेकंड मॉड्यूल है वो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है।
कंपनी अकाउंटिंग के अंदर हमें इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जैसे सब्जेक्ट्स, जैसे टॉपिक्स को डिस्कस में डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा। और लास्ट टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा लास्ट टॉपिक, हमारा जो लास्ट मॉड्यूल होगा, दैट विल बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 11th क्लास में अकाउंटेंसी की बुक की पहले ही पेज पर अकाउंटेंसी की डेफिनेशन गिवन थी, जो हमें बता रही थी कि अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। जो समराइजिंग तक का पोर्शन था उसकी अकाउंटिंग हम 11th क्लास तक सीख चुके हैं। दैट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट नामक हमने जो चैप्टर पढ़ा था जिसमें हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते थे, दैट पार्ट इज कॉल्ड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके बाद का जो पोर्शन है उसे एनालिसिस करना, वो वाला पोर्शन अब हम 12th क्लास के सिलेबस में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम मेन टॉपिक्स की बात करें तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस जैसे चैप्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। अब हम 12th क्लास के सिलेबस की शुरुआत करेंगे हमारी पहली बुक से, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की शुरुआत करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं दैट व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? तो दोस्तों, पार्टनरशिप की अगर मैं डेफिनेशन पूछूं किसी आम व्यक्ति से तो वो शायद ये जवाब देगा कि सर, पार्टनरशिप दो लोग मिलके चालू करते हैं जिसमें वो साथ में बिजनेस करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो लोग आपस में बांट लेता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है एक आम आदमी के शब्दों में। लेकिन अब एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, तो हमें उससे ये डेफिनेशन ना देते हुए हमारे एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन उन्हें बतानी है। इंडिया में हम कोई भी काम करें, हम किसी ना किसी एक्ट में गवर्न होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी से कोई परचेज या सेल करता हूं तो मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत कवर होता हूं। वहीं अगर मैं घर से कोचिंग क्लास तक बाइक चला के आता हूं तो मुझ पे जो एक्ट एप्लीकेबल होता है उसे बोला जाता है मोटर व्हीकल एक्ट। अगर इंडिया में कोई शादी करता है तो उस पे मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होता है। अगर आप इंदौर के बाहर से इंदौर रहने आते हो और अगर कहीं किराए से मकान देते हो तो आपके और मकान मालिक के बीच में जो रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बच जाते हो। दैट मीन्स इंडिया में आप कुछ भी काम करो, आप पे कोई ना कोई एक्ट एप्लीकेबल होगा ही होगा। तो जैसे ही आप पार्टनरशिप के बिजनेस में एंटर होते हैं और पार्टनरशिप के रिलेशनशिप में बनते हैं, उसी समय आप पे जो एक्ट एप्लीकेबल होता है उसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ही सेक्शन 4 में, सेक्शन 4 में हमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताई गई है। और वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमें बोलती है दैट पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन टू और more person who agree to share profit of business carried on by all or
any of them acting for, ये हमारी सेक्शन 4 की डेफिनेशन है। सेक्शन 4 की डेफिनेशन बोलती है पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप एक रिलेशन है। बच्चों, दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं। एक तो होता है आर्टिफिशियल रिलेशनशिप और एक होता है नेचुरल रिलेशनशिप। नेचुरल रिलेशनशिप दैट इज क्रिएटेड बाय गॉड। हमारे मम्मी पापा भाई बहन दैट ऑल आर क्रिएटेड बाय गॉड, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिलेशनशिप। और आर्टिफिशियल रिलेशनशिप वो होता है जो ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाया जाता है। और उसी में एक टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है दैट इज योर बिजनेस रिलेशनशिप। दैट मीन्स जिस दिन आप पार्टनरशिप के बिजनेस में एंटर होते हो उसी दिन आप एक रिलेशनशिप में बन जाते हो जिसे एक बिजनेस रिलेशनशिप के रूप में जाना जाता है। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। दैट मीन्स किसी भी पार्टनरशिप के बिजनेस को चालू करने के लिए मुझे कम से कम दो लोगों की जरूरत होगी। क्या एक अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप के बिजनेस को चालू कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए मुझे कम से कम कितने लोग लगेंगे? दो लोग। और मैक्सिमम टू और मोर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन क्या होता है? तो यहां पर एक्ट में जो मैक्सिमम नंबर की लिमिट दी गई है दैट इज 50। 50 से ज्यादा लोग किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं हो सकते। मिनिमम कितने? 2 और मैक्सिमम कितने? 50। हु एग्री, जो क्या करते हैं? एग्री करते हैं। कौन? पर्सन। अच्छा, यहां पर पर्सन कैसा होना चाहिए? पर्सन अगर हम यहां पर बात करें तो पर्सन की डेफिनेशन इन्होंने बोली है हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने में सक्षम हो। अब सर, कॉन्ट्रैक्ट को करने में सक्षम किस व्यक्ति को माना जाएगा? पहला, जो माइनर ना हो, दैट मीन्स 18 वर्ष से ऊपर की आयु का व्यक्ति होना चाहिए। नंबर 2, पर्सन अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ऐसा कोई व्यक्ति जो हमें देखते ही पत्थर मारने भागता है, मतलब पागल इंसान, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। और नंबर 3, पर्सन हु इज एडजुडिकेटिंग एज एन इंसॉल्वेंट, ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया घोषित हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह के लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाते हैं और इनके अलावा कोई भी व्यक्ति हमारे बिजनेस में पार्टनर बन सकता है। ठीक है, और वो लोग, दैट पर्सन शुड बी एग्री, दैट मीन्स उनकी सहमति, उनकी कंसेंट होनी चाहिए कि वी आर विलिंग टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म। अगर उनकी कंसेंट नहीं है, दैट मीन्स अगर आपने किसी को बंदूक की नोक पर जबरदस्ती पार्टनर बनाया है विदाउट हिज कंसेंट या जबरदस्ती के द्वारा, तो इस तरह की पार्टनरशिप वैलिड नहीं होगी। इस तरह की पार्टनरशिप को वैलिड पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है 2 या 2 से ज्यादा, दे आर एग्री टू एक्ट एज अ पार्टनर, और उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मतलब उनके बीच में सहमति होनी चाहिए। दैट एग्रीमेंट कैन बी रिटन और दैट कैन बी ओरल। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो आपके बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। इट कैन बी ओरल। तो बचपन के दोस्त है, दोनों में एक दूसरे में बहुत ट्रस्ट है, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और दोनों ने मिलकर साथ में बिजनेस चालू कर दिया। जो भी प्रॉफिट होता था आपस में आधा आधा बांट लेते थे। क्या इस तरह की पार्टनरशिप हमारे इंडिया में वैलिड नहीं होगी? बिल्कुल वैलिड होगी। उसमें गलत क्या है? इट कैन बी ओरल। अगर दो लोगों ने अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, अपने ओरल कन्वर्सेशन के थ्रू अगर पार्टनरशिप का बिजनेस चालू कर दिया है तो उस तरह का बिजनेस पार्टनरशिप में वैलिड होगा। इट कैन बी रिटन, दैट मीन्स अगर आप लोगों को लगता है कि आगे जाके डिस्प्यूट हो सकते हैं हमारे बीच में, तो यू कैन
हैव अ रिटन एग्रीमेंट, आप उसको स्टाम्प पे नोटरी वगैरह करवा के एक लीगल डॉक्यूमेंट आपके बीच में प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड कहा जाता है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जाता है। लेकिन हमसे कोई पूछे कि हम पार्टनरशिप में बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं, वेदर वी शुड हैव अ पार्टनरशिप डीड और नॉट, तो इट इज एडवाइजेबल टू हैव पार्टनरशिप डीड। अगर हमसे कोई पूछता है तो ये एडवाइजेबल है कि आपके बीच में पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, क्योंकि आप कितने ही अच्छे दोस्तों हो, कितने ही बचपन के साथ में खेले कूदे लोग हो, लेकिन जब बात पैसों की आती है तो आपके बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसलिए एडवाइजेबल क्या है कि अगर आप पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं तो उसी समय एक पार्टनरशिप डीड अपने बीच में प्रिपेयर कर लें। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप का बिजनेस चालू किया। अब ए और बी का ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है, वो अपना फुल टाइम वहां पर देते हैं। सी अकेला बेचारा सुबह 10 बजे अपने शॉप की शटर खोलता है और रात में 10 बजे तक उस शॉप को संभालता है। अब सी ने बोला यार मैं तो अकेला पागल की तरह सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं, तुम रात में सिर्फ 1-2 घंटे के लिए आते हो और हिसाब किताब करते हो, प्लानिंग वगैरह बनाते हो और हिस्सा तुम्हारा मेरे बराबर है। मैं अलग से इतना एफर्ट लगा रहा हूं, मुझे अलग से कुछ अमाउंट चाहिए। तो ए और बी ने डिसाइड किया ठीक है यार तू एक काम करना, हर महीने 15,000 रुपए की अलग से सैलरी ले लेना। अब ए और बी ने उसको बोल दिया। सी ने भी व्यवहार में 2-4-5 महीने तो सैलरी मांगी नहीं, 6 महीने बीत गए, फिर सी ने बोला कि यार मेरी सैलरी का क्या हुआ। अब ए और बी अगर इस बात से मुकर गए कि हमने तो कोई सैलरी की बात ही नहीं करी थी, तो क्या सी उस सैलरी की डिमांड कोर्ट से कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब अगर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो वहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे और कोर्ट उसके बेसिस पर अपना जजमेंट सुनाएगी और वहां पर सी को किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन दैट मींस सैलरी नहीं दी जाएगी। तो इट इज एडवाइजेबल कि अगर आपके बीच में इस तरह की कोई टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो रही है तो आपके बीच में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट। क्या लिखा है? हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। यहां पर कुछ अधूरा सा लग रहा है क्या आप लोगों को? कुछ मिसप्रिंट सा कि यहां पर सर शेयर प्रॉफिट और लॉस वर्ड यहां पर यूज होना चाहिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट की तो बात इन्होंने कर दी, बट शेयरिंग ऑफ लॉसेस की बात यहां पर नहीं की गई है। नहीं, ये जो सेक्शन 4 में लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी और सी 3 पार्टनर है, ठीक है। अब सी मान लो किसी काम में स्पेशलाइज्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी और सी ने मिलके कोचिंग क्लासेस खोली। सी एक ऐसा टीचर है जिसके आने की वजह से सारे स्टूडेंट उस कोचिंग क्लासेस में आ जाएंगे, मतलब सी के नाम से ही उस कोचिंग क्लास में भीड़ लग जाती है। और सी उस केस में पार्टनरशिप चालू करने से पहले ए और बी के सामने एक कंडीशन रखता है कि भैया मैं अगर कोई फर्म में लॉस होता है तो बियर नहीं करूंगा, अगर लॉस होगा तो आप दोनों बियर करोगे, मैं सिर्फ प्रॉफिट में अपना शेयर रखूंगा। क्या इस तरह की पार्टनरशिप वैलिड होगी? बिल्कुल वैलिड है। अगर कोई पार्टनर चाहे तो अपने आप को लॉस से बाहर कर सकता है। अब ए और बी की इच्छा है उसको रखना है या नहीं रखना। अगर उन्हें लगता है कि सी के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वो सी की कंडीशन को मना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि अगर सी रहेगा तो ही बिजनेस चलेगा और सी रहेगा तो लॉस होगा ही नहीं, तो वो इस कंडीशन को मान सकते हैं और सी को एडमिट कर सकते हैं। तो इन एनी केस अगर किसी साल ए बी सी तीनों को लॉस हो जाता है तो वहां पर सी अपने आप को लॉस से बाहर कर सकता है। इस तरह की पार्टनरशिप वैलिड होती है। बट वहीं पर एक दूसरी पार्टनरशिप है जिसमें ए बी सी तीनों पार्टनर हैं और ए और बी सी को क्या बोलते हैं कि अगर लॉस होगा तो अपन तीनों बांटेंगे और प्रॉफिट होगा तो ए और बी हम दोनों ही रखेंगे, सी तुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्या इस तरह की पार्टनरशिप वैलिड है?
नहीं, तो सी तो पागल बन जाएगा ना भाई। सी को हम क्या बोल रहे हैं कि लॉस हुआ तो तू भी साथ में हमारे, और प्रॉफिट हुआ तो हम दोनों का। तो ये तो सी के साथ सरासर जाती हो जाएगी, है ना। तो इस तरह की पार्टनरशिप वैलिड नहीं होगी। दैट मीन्स शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज कंपल्सरी। आपको प्रॉफिट तो सारे पार्टनर्स के बीच में बांटना ही पड़ेगा, बट शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट कंपल्सरी। इसलिए यहां पर सेक्शन 4 में लिखा है हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। अगर यहां पर लॉस लिख देते तो लॉस भी क्या हो जाता, कंपल्सरी हो जाता। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का मतलब यहां पर क्या होता है, बिजनेस वो होता है जिसका उद्देश्य होता है पैसा कमाना। अगर हम दोनों तीनों लोग मिलकर कोई, हमारा 12th हो गया, हमने सोचा यार अब एक काम करते हैं कि हमको कॉमर्स के एंट्री वगैरह अच्छे से आ गई, तो हम जो गरीब बच्चे हैं जो स्कूल्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उन छोटे बच्चों को हम पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप, बिकॉज इसमें कोई बिजनेस पर्पस नहीं है, वहां पर आप कोई पैसा नहीं कमा रहे हो, आप वहां पर सेवा कर रहे हो। लेकिन वहीं पे अगर हम तीन दोस्त सोचते हैं कि चलो हमारा ग्रेजुएशन हो गया, अब हमें कोचिंग क्लासेस डालनी है, हम बच्चों से फीस लेंगे और उन्हें पढ़ाएंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड अ बिजनेस। और वहां पर जो प्रॉफिट होगा, जो उनके बीच में रिलेशन होगा, वो किसके अंडर लिया जाएगा, पार्टनरशिप। ठीक है, तो देयर मस्ट बी अ बिजनेस एंड बिजनेस मस्ट बी लॉफुल, दैट मीन्स अ लीगल बिजनेस। अगर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अपन तीनों मिलके कल से छोटे बच्चों की किडनैपिंग करेंगे और किडनैपिंग से जो पैसा आएगा आपस में तीनों बांट लेंगे, तो इस तरह की पार्टनरशिप वैलिड नहीं होगी। बिजनेस भी कैसा होना चाहिए, लीगल और लॉफुल। अगर आप स्मगलिंग का बिजनेस कर रहे हो, अगर आप किडनैपिंग का बिजनेस कर रहे हो, तो इस तरह के बिजनेस को पार्टनरशिप में कंसीडर नहीं किया जाएगा, दैट पार्टनरशिप विल बी वॉइड। ठीक है, और बिजनेस कैसा होना चाहिए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सभी लोग मिलकर उस बिजनेस को चला रहे हैं, या कुछ लोग सब लोगों के बिहाफ पे उस बिजनेस को चला रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दो दोस्त मिलकर गोवा जा रहे थे, फ्लाइट में जैसे हमने पड़ोस वाली सीट पे देखा विराट कोहली हमारे पास बैठा हुआ है। एक आध घंटे का सफर था, अपनी उससे अच्छी बढ़िया बातचीत हुई। हमने, हमारे दिमाग में एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया था। हमने सोचा कि हम एक रेस्टोरेंट की चेन ओपन करना चाहते हैं और उसमें इतने लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, इस तरीके से बिजनेस होगा। पूरा हमारे पास प्रोजेक्ट प्लान रेडी था। हमने वो प्रोजेक्ट प्लान 1 घंटे में विराट कोहली को चिपका दिया। अब वो रेडी हो गया हमारे बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए। उसने बोला तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता हूं, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें मेरा शेयर रहेगा। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है सर, हम भी इसीलिए रुके हुए थे क्योंकि हमारे पास कैपिटल की कमी थी। अगर आप आ गए हो तो हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और हम कल से ही अपने इंडिया में रेस्टोरेंट की चेन ओपन कर देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, कल अगर आपने रेस्टोरेंट चालू कर दिया तो क्या विराट कोहली सुबह 10 बजे से रात में 10 बजे तक आपके साथ रेस्टोरेंट पे बैठेगा क्या, काउंटर पे? नहीं, बट ऑब्वियस बात है, वो तो वहां जाएगा मैच खेलने है ना। दैट मीन्स दिस बिजनेस कैसा है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब हमें से कुछ लोग सारे पार्टनर के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर वहां आकर काम करें। बिजनेस ऐसा भी हो सकता है दैट इज कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं। हमने 4 लोगों ने मिलके रेस्टोरेंट डिसाइड चालू किया है, हम 4 दोस्तों ने मिलके। मैं जाता हूँ भैया मार्केट का काम देख के आ जाता हूँ, एक बंदा अकाउंटिंग देखता है, एक बंदा कस्टमर को हैंडल करता है, एक बंदा शेफ को देखता है। तो क्या इस तरह का बिजनेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, दैट इज कैरिड ऑन बाय ऑल। और जो दूसरी सिचुएशन है जहां पर विराट कोहली जो एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया फिर साल में एक बार अपने से बस हिसाब किताब करने मिल रहा है, वहां पर हम तीनों पार्टनर के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का बिजनेस क्या होगा, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो
भैया पार्टनरशिप की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो कहां पर दी हुई है पार्टनरशिप की डेफिनेशन? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में। और वो डेफिनेशन क्या बोलती है? पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। और बिजनेस कैसा होना चाहिए? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहां तक क्लियर है सबको सब कुछ? ठीक है। अब कल हम पार्टनरशिप में एक अकाउंट बनाना सीखेंगे। अभी तक हमने फाइनल अकाउंट में पहला अकाउंट बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। दूसरा अकाउंट हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा अकाउंट हम बनाते थे बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनाया जाता है जिसे बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट में से पार्टनर को जितना पैसा देना है, whether it is of interest on capital, whether it is of salary, commission, any kind of amount which is payable to partner, उस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन किया जाता है पार्टनर्स के बीच। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना हम सीखेंगे हमारे सेकंड लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आप सबसे मैं बोलना चाहूंगा कि आप एक बार अंक प्रोफेशनल एकेडमी जरूर विजिट करें और उसके डेमो जरूर अटेंड करें, और 12th के रिजल्ट पे फोकस करते हुए अकाउंटेंसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए हमारी प्रोफेशनल टीम के साथ अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।